हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट जो पेपर है हमारा, और इसमें यूनिट 4 में हमारे पास आज नया टॉपिक जो है वो बन रहा है सीड। ठीक है, सीड के लिए अगर अपन कहें तो व्हाट इज सीड, तो हमारा सबसे मेन जो ध्येय है, अगर एंजियोस्पर्म को हम एंजियोस्पर्म बोल पाए हैं या इवोल्यूशन की दृष्टि से एंजियोस्पर्म इतना डेवलप हो पाए हैं, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो था वो था उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और में भी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विशिष्ट अंग जैसे कि फ्लोर, और फ्लोर के बाद में ओवरी, और ओवरी का फ्रूट में एंड सीड में बनना, डेवलपमेंट। तो ये सबसे मेन टॉपिक है, दैट इज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर पेपर है यहाँ पे पेपर है फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, और इसमें हमारा आज का हॉट टॉपिक जो है वो है द सीड। थोड़ी सी इसकी भूमिका की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आर लोअर क्रिप्टोगेम्स, थैलोफाइट जिन्हें हम कह रहे हैं एल्गीज। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन वो भी थोड़े हायर वर्ग में। नॉर्मली कौन सा हो रहा है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो एल्गी में हमको कौन मिला, कारा, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, और उनके भी कॉम्बिनेशन से बना जायगोट, और जायगोट जो है वो कॉज कर लेता है oospore को, और oospore जो है वो चिरकालिक अवस्था। तो एक्चुअली में oospore है क्या चीज़, oospore के अंदर केवल और केवल 2n न्यूक्लियस है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स के संयुग्मन से बना हुआ है। ठीक है, और उसमें कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है जो कि पड़ा हुआ है। फेवरेबल कंडीशन आने पर वो कोशिका वापस समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन या फिर हैप्लॉइड्स गैमीट्स, वो अगर उनके जो प्लांट्स गैमेटोफाइट्स मतलब पेरेंट्स हैप्लॉइड हैं, तो ये पहले क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो जाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें। देन ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो हाँ, ब्रायोफाइट्स में जो है वो तरीके से सेकेंडरी डिवीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड सेकेंडरी डिवीजन की वजह से अर्धसूत्री विभाजन दिखने को मिल रहा है, उनके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, और उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बदौलत गैमिट फॉर्मेशन और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर अपन ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। कारण क्योंकि वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं आर्चिगोनिया। ठीक है, और आर्चिगोनिया की काफ़ी कुछ संरचना जो है धीरे धीरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्रेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म से मिल रही है, मतलब इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं, डेवलपमेंट स्टेज। और वहीं अगर अपन मेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डेवलप होते हैं एंथोजॉइड्स, मतलब एक तरीके से यहाँ एंजियोस्पर्म में हम उनको बात करते हैं पोलेंस। टेडोफाइट में भी सेम। जिम्नोस्पर्म में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल्स एंड माइक्रो स्पोरोफिल्स। माइक्रो मीन्स मेल एंड मेगा मीन्स फीमेल। ठीक है, और वहाँ पे इन माइक्रोफिल्स के नीचे स्पोरेंजिया एंड इधर की तरफ आर्चिगोनिया डेवलप हो रही है, और उनके अंदर एग सेल्स एंड वही स्पर्मेटोजॉइड्स टाइप सेल्स जो है डेवलप हो रही है। हम उनको पॉलेंस नहीं बोल रहे, वहाँ पे मेल एंड फीमेल के बीच में कॉम्बिनेशन। और वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ आज हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि वहाँ पे तुरंत बन रहा है जायगोट जो है डेवलप होके बना रहा है एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि ये सीड बीज वाले पादप हैं, टेडोफाइट तक नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में है उसमें सस्पेंडेड फॉर्म नहीं है। एम्ब्रियो जो है डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद में वो कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, ग्रोइंग पॉइंट पे आ जाता है, मतलब रेडिकुल एंड फीमेल, और प्लांट को डेवलप कर देता है। यही कारण है कि शायद जिम्नोस्पर्म्स में डिस्पर्सल स्ट्रेटजी की कमी होने के कारण जिम्नोस्पर्म जो पादप है वो दूर दूर तक विमोचित नहीं हो पाए।
ठीक है। और हमेशा आप जिम्नोस्पर्म्स के अगर वनों की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे जहाँ पे एक तो अनुकूल मौसम होगा इनके अकॉर्डिंग, दूसरा एक समुदाय में मिलेंगे, वहाँ पे दूसरे प्लांट्स को ये नहीं आने देंगे, और क्योंकि इनकी ग्रोइंग जो है पास हो जाती है, क्योंकि इनके एम्ब्रियो में सस्पेंशन नहीं है, अतः ये ज़्यादा दूर तक एम्ब्रियो को क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, अनफेवरेबल कंडीशन में इनके जो एम्ब्रियो होते हैं वो एक तरीके से वीक होते हैं, कम वायबल होते हैं, तो वो नष्ट होने की संभावना होती है, तो तुरंत जो है ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। एंजियोस्पर्म्स ने क्या डेवलप कर लिया, एंजियोस्पर्म्स ने डेवलप कर लिया ओवेरी, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स की उस ओवेरी के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं, कार्पल्स, जिसके अंदर डेवलप हो रहा है न्यूसिलस, और न्यूसिलस में कौन डेवलप हुआ, एम्ब्रियो सैक। तो ये दो बहुत विशिष्ट संरचनाएं बन गई हैं एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं नग्न बीजी की और आवृत बीजी की, तो जो एम्ब्रियो है जिम्नोस्पर्म में, वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के रूप में, और वही एम्ब्रियो नई जनरेशन को क्या कर रहा है, आगे ला रहा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में, अगर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या हो रहा है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये सारी संरचनाएं जो हैं वो दो चीजों में चली गई, एक है फ्रूट, ठीक है, दूसरी चीज जो बन रही है वो है सीड। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है, फ्लोर नहीं है। तो ये फ्रूट एक्चुअली में आया कहां से है, तो ये फ्रूट कहां से आया, ये फ्रूट आया ओवेरी से, अर्थात ओवेरी, अंडाशय के डेवलपमेंट से, ठीक है। अंडाशय के डेवलपमेंट से कौन आया, फल। ओवरी की जो भित्ति थी वो किस में बदल गई, फल भित्ति में, पेरिकार्प में। और उसी तरीके से अगर अपन सीड की बात करें तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है वो क्या हो गया, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से क्या कन्वर्ट हो गया, सीड। और अगर अपन सीड कोट की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के आवरण क्या कहलाते हैं, इंटेग्यूमेंट। नॉर्मली अगर अपन मोनोकोट्स की बात करें तो एकल है, और डाइकोट्स की बात करें तो दो है। तो ऐसे में कुछ अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग वेरिएशंस है, जैसे कि किसी में दोनों दो बनाते हैं, किसी में दोनों मिलकर एक बनाते हैं, किसी में केवल आंतरिक काम करता है, किसी में बाह्य काम करता है। बाह्य वाले को हम बोलते हैं टेस्टा, आंतरिक वाले को हम बोलते हैं टैग्मा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटेग्यूमेंट जो है वो क्या बना देते हैं, सीड कोट, दैट इज बीज चोल या बीज आवरण। तो इस तरीके से अब ये कंप्लीट हो चुका है। फ्रूट के अंदर प्रिजर्व अवस्था में कौन डेवलप है, सीड, दैट इज फ्रूट। तो ये हमारा सबसे बड़ा, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का क्या क्या बोलते हैं, मीनिंग निकलेगा कि व्हाट इज सीड, तो एक तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फॉर्म, दैट इज सीड। व्हाट इज फ्रूट, ओवरी का डेवलपमेंट से कौन बन रहा है, फ्रूट। कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बाकी के जो अंग थे वो कहां गए। बाकी के जो अंग थे वो एक तरीके से कहाँ गए, तो इसको समझें। डेवलपमेंट स्टेज, एक बेसिक क्राइटेरिया समझा रहा हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट अगर अपन फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में क्या क्या था, सबसे बाहर की तरफ ब्रैक्ट्स जो कि होते हैं नहीं होते, ठीक है। दूसरा फिर क्या होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, पेटल्स हो गए। पेटल्स के बाद फिर आता है पॉइंट कौन सा, कार्पल्स, सॉरी एक और चीज, क्योंकि सेपल पेटल का हिस्सा है स्टेमन्स, पुंकेसर, ठीक है। फिर हमारा ये तो हो गया फ्लोर पार्ट, फिर हमारे आता है कार्पल्स,
कार्पल्स की अगर अपन बात करें तो कार्पल्स में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ओवेरी, ओवरी क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन या ओवेरी वॉल, ठीक है। ओवरी वॉल के बाद हमारे पास क्या आता है फिर ओव्यूल, ओव्यूल के बाद हाइलम, हाइलम के बाद आता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के बाद माइक्रोपाइल, ठीक है। और माइक्रोपाइल में अंदर की तरफ अगर अपन चले तो ये बाद में बात कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट सेगमेंट, ये हो गया कार्पल्स और ओवेरी, ये सेगमेंट हो गया किसका, ओव्यूल का, ठीक है। इसके बाद अंदर चले तो ओव्यूल के अंदर और क्या क्या पार्ट हमको मिल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट, ठीक है, न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर था एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो बाद में डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर फिर आ रही है एग सेल, ठीक है। एग सेल के साथ में सिनर्जिड्स सेल्स, बीच में होती है पोलर सेल्स, एंटी पोडियल सेल्स, यहाँ हीलियम, ओव्यूल, फ्यूनिकल आ गया। इसी के साथ में ठीक है, और तो नहीं है कोई पार्ट, एक था, हाँ राफे, ओव्यूल और इसके बीच में एक और लिख देते हैं, ओव्यूल राफे, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके, फीमेल ओव्यूल के या फ्लावर के, सारे के सारे पार्ट की हम बात करें तो ब्रैक्ट्स भी कैसे हैं, 2n 2n 2n, स्टेमन्स भी 2n हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर स्टेमन्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो n होते हैं। स्टिग्मा जो है वो क्या बोलते हैं, क्या हो जाती है, स्टिग्मा भी 2n है, स्टाइल भी 2n है, ओवेरी जो है वो एक्चुअली में तो 2n है, ओव्यूल्स या गैमेट्स की बात करें तो दैट इज ऑल्सो 2n, ओव्यूल जो हैं वो कैसे हो गए, ओव्यूल 2n, राफे 2n, हीलियम 2n, कंप्लीट संरचना जो है वो क्या है 2n, क्योंकि किससे बनी है, फीमेल से, और फीमेल कैसा है, स्पोरोफाइट 2n, एग सेल, एग सेल पहली बार क्या मिलेगी हमको, n, सिनर्जिडियल सेल्स कैसी मिलेंगी हमको, n, पोलर सेल्स जो हैं वो कैसी होगी 2n, क्योंकि वो जुड़ी हुई है, एंटीपोडियल सेल्स हमको कैसी मिल रही हैं, n, क्लियर है। अब इस डेवलपमेंट स्टेज की अगर अपन बात करें तो क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब यहां मैं लिख रहा हूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा, ब्रैक्ट्स नष्ट हो जाएंगे, हासित, अपघटित, कुछ हैं जैसे कि मालवेसी की बात करें या जैसे अगर अपन सोलेनेसी की बात करें तो कुछ है जिनमें ब्रैक्ट्स जो है वो परसिस्टेंट मोटे कवरिंग के रूप में जो है फल के ऊपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें, सेपल्स की हम बात करें तो मुरझा के सूख जाएंगे, पेटल्स जो है गिर जाएंगे, स्टेमन्स जो है वो अपघटित होकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, सूख कर जड़ जाएंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, ये दोनों की दोनों भी नष्ट हो गई हैं। ओवेरी, ओवेरी की अगर हम बात करें तो ये बनाती है फ्रूट 2n, सबसे मेन एक ही चीज बन रही है। ओवरी वाल की हम बात करें तो ये हो गया फ्रूट वॉल, फल भित्ति, ये भी कैसी है 2n, नोन एज पेरिकार्प। ओव्यूल, ओव्यूल की अगर हम बात करें, ओव्यूल यहां से ओव्यूल को हटा ही देते हैं ना, ओव्यूल अपने आप में कोई संरचना नहीं है, कंप्लीट है। तो ओव्यूल में अगर अपन बात करें तो राफे, राफे राफे की जगह ही मिलता है, ठीक है, लेकिन कौन सा, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस जो ओव्यूल है,
उसमें हीलियम और चलाजल की तरफ जब अपन चलें तो एक उभार या एक लाइन के रूप में जो है ये दिखाई देता है सीड्स के ऊपर, ठीक है। बाकी सब में दिखाई दे नहीं दिखाई दे, लेकिन ये दिखाई देता है क्योंकि ये वो उभरा हुआ भाग है जो किसको ये जो फ्यूनिकल है उसको ओव्यूल की आंतरिक संरचनाओं से जोड़े हुए होता है। क्लियर है। हीलियम की हम बात करें तो हीलियम मिलेगा, और हीलियम ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी बताता हूं। फ्यूनिकल की हम बात करें तो ये बना लेता है फल व्रंत, फल व्रंत, एक तरीके से फ्रूट पेडेंकल टाइप फल व्रंत बनाएगा ये फिनेंकल, वैसे का वैसे रहेगा और ज्यादा विकसित। अब ध्यान रखना, राफे के बाद फल पे वो जगह या वो स्थान जहां से फल व्रंत जुड़ा हुआ है उस जगह को बोलते हैं हीलियम, नहीं दिखाई देगा केवल। लेकिन जो ही परिपक्व फल पे से हम फल को फल व्रंत को हटाते हैं तो जो स्कार मतलब जो निशान फल के ऊपर बच जाता है, ऐसा कोई फल नहीं है जिसपे ये स्कार नहीं बचता, वो जो गर्त या निशान जो बचता है दैट इज हीलियम, ठीक है। कोई से भी फल के ऊपर से अगर हम फल व्रंत को हटाते हैं तो जो निशान रह जाता है फल के जुड़ने का उसकी को हम बोलते हैं हीलियम, ठीक है। माइक्रोपाइल की हम बात करें तो माइक्रोपाइल बचता है, दैट इज ऑल्सो 2n। ये हर पे नहीं, लेकिन जैसे मक्का हो गया या जैसे अगर अपन चने की बात करें तो इसके ऊपर हमको एक पैपलिया या चूचक के रूप में दिखाई देता है। जैसे चने के सीड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो चने के सीड पे दैट इज माइक्रोपाइल और दैट इज हीलियम। तो ये हीलियम जो है वो सीड पे भी और फ्रूट पे भी दोनों जगह आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार सीड डायरेक्ट जुड़ा हुआ थोड़ी होता है, हीलियम हमको ये स्थान के रूप में यहाँ पे मिलता है। तो जैसे मटर का दाना है, फली के अंदर से जब हम खोलते हैं तो वो जो सीमांत उसके अंदर जो पहले प्लेसेंटेशन है उसके ऊपर मटर का दाना जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है दैट इज हीलियम। उसी वजह से चने की फली के अंदर भी अगर हम चने के दाने को निकालते हैं तो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है दैट इज हीलियम। तो वहाँ पे बीज व्रंत नहीं, एक चीज़ फ्यूनिकल, इसको फल व्रंत नहीं बोलेंगे, बीज व्रंत, फल व्रंत बाद में, ठीक है, दैट इज बीज व्रंत। तो बीज जिससे जुड़ा हुआ है दैट इज फ्यूनिकल हो गया, कंप्लीट माइक्रोपाइल हो गया। तो ये माइक्रोपाइल हो गया, दैट इज हीलियम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो C1 लाइन दिखाई देती है दैट इज राफे, ठीक है। दोनों तरफ इसकी मार्जिनल्स एंड कॉटिलिडन्स। इंटेग्यूमेंट लेयर्स की बात करें तो इंटेग्यूमेंट लेयर जो है एक्चुअली में वो अपघटित हो जाती है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट लेयर जो है वो क्या हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं, लेकिन जो है सामान्यतः ये सीड कोट के रूप में भी डेवलप होती हैं। अगर अपन जैसे उस पे चले चने के बीज पे तो वहाँ पे इनका डेवलपमेंट कम मिलेगा। जैसे अगर अपन मोनोकोट गेहूं की बीज की बात करें तो वहाँ पे ये बहुत ही एक तरीके से मैच्योर बड़ी कोशिका युग जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो इंटेग्यूमेंट लेयर्स को हम ये कह सकते हैं कि अपहासित किस रूप में, न्यूट्रिएंट्स, पोषण में, पोषण के रूप में क्या हो जाती हैं, अपहासित हो जाती हैं। और अगर नहीं होती हैं तो ये बनाती हैं सीड कोट, सीड कोट का भाग बनाती है। इन इंटेग्यूमेंट में जो बाहरी है उसको बोलते हैं टेस्टा और जो अंदर की तरफ होती है वो होती है टेग्मा, ठीक है। न्यूसिलस, न्यूसिलस भी पूर्णतः है अपहासित, किसमें, पोषक पदार्थों के रूप में या न्यूट्रिएंट के रूप में अपहासित हो जाती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें न्यूसिलस जो है वो अपहासित नहीं होती और एक आवरण बनाती है पोषक आवरण के रूप में, दैट इज नोन एज पेरिकार्प, ठीक है, सॉरी, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म, दैट इज आल्सो नोन एज पेरिस्पर्म।
ठीक है। पेरिस्पर्म को हम बोल सकते हैं परिभ्रूणपोष। हाँ, परिभ्रूणपोष, दैट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक भी एक तरीके से अपहासित है, कभी कभी इसके रेजिड्यूज मिलते हैं जैसे चने के अंदर, और इसकी जो लेयर्स है ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये सम्मिलित हो जाती है किस में, सीड कोट के अंदर ही क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है। अब एम्ब्रियो सैक के ये सारे के सारे पार्ट है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक की हम बात करें तो एग सेल, एग सेल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज हो जाएगी तो ये क्या बनाती है, एम्ब्रियो, दैट इज 2n। अब तक की सारी घटनाएं सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये n से क्या हो जाती है 2n। सिनर्जिडियल सेल ये भी अपघटित हो जाती हैं और पोषण के रूप में दे देती हैं, ठीक है। पोलर सेल्स, पोलर सेल जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या बनाती हैं, कहां गया, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म, ये बनाती हैं एंडोस्पर्म, और ये क्या होता है, दैट इज 3n, 2n + 1n 3n। इसको हम बोलते हैं भ्रूण पोष, भ्रूण पोष। एंटीपोडियल सेल्स की हम बात करें तो ये भी पोषण में क्या हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं, कभी कभी जो है ये भ्रूण पोष का हिस्सा बन जाती है। क्लियर है। तो ये है एक तरीके से आफ्टर फर्टिलाइजेशन पुष्प के सभी भागों का एक तरीके से डेवलपमेंट या चेंजेस, ठीक है। तो इसी से हम कंप्लीट सीड के डेवलपमेंट को भी समझ सकते हैं। तो अब एक सीड में एक्चुअली में होता क्या क्या है, अगर एक मैच्योर सीड की हम बात करें तो मैच्योर सीड में सबसे बाहर की तरफ जो है वो क्या है, फल और फल भित्ति, ठीक है। तो वो किससे डेवलप हो गई, ओवरी से। अब फल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, केवल सीड की। तो अंदर आ जाइए, अंदर आते हैं तो सबसे बाह्य चोल क्या हो गया, सीड कोट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सीड कोट की। तो सीड कोट किस किस से बन रहा है, सीड कोट बन रहा है या तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से, कुछ हिस्सा उसके अंदर उसकी एम्ब्रियो सैक का भी आ जाता है, और नहीं तो वो बना रहा है जो भ्रूणपोष बन रहा है उसकी बाह्य परतों से इसका डेवलपमेंट होता है। तो सामान्यतः तो अपन किससे मान लेते हैं, इंटेग्यूमेंट लेयर्स के वजह से। ये हो गया कंप्लीट। देन अंदर की तरफ चलते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा अंदर की ओर, इसके एंडोस्पर्म के अंदर की तरफ, दैट इज एंडो क्या बोलते हैं, स्पर्म, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मैनी मोर लेयर्स का हो सकता है, ज्यादातर यही। इसी के अंदर एक और संरचना के रूप में हमें मिल जाता है, जैसे कि हो गया पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है वो भी भ्रूणपोष के समान संरचना है। पेरिकार्प एक्चुअली में न्यूसिलस के अपघटन से बनी हुई संरचना होती है, जबकि एंडोस्पोर जो है वो किससे, एक्चुअली में पोषण के लिए ही डेवलप हुआ है, जो कि पोलर सेल्स के डेवलपमेंट से बनता है, ठीक है। देन इसके बाद अंदर चले तो हमको मिलेगा फिर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो ओरिजिनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल एंड मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट से बनी हुई संरचना है, जिसके अंदर भिन्न भिन्न भाग होते हैं, जैसे कि डाइकॉट्स के अंदर 2 कोटिलिडन्स, मोनोकॉट्स के अंदर एक ही कोटिलिडन, दैट इज स्केटुलम, ठीक है। फिर उसके बीच में दोनों को सीमन जो है वो एक एक्सिस के द्वारा, जिसपे ऊपर की ओर है एपिकोटाइल, नीचे की ओर होता है हाइपोकोटाइल, मतलब माइक्रोपाइल चार्ज की ओर, या माइक्रोपाइल एंड की ओर, ठीक है। वहाँ पे डेवलप हो रहा है। एपी जो हाइपोकोटाइल है वो कोड करता है रेडिक्यूल, और ये रेडिक्यूल जो है आफ्टर सीड जर्मिनेशन कोड करता है किसको, रेडिक्यूल्स को, जिससे मूलों का विकास होता है। और एपिकोटाइल जो है वो डेवलप करता है प्यूब्यूल को। प्यूब्यूल जो है वो पादप के वायवीय भागों का, मतलब ब्रांच, स्टेम, लीफ एंड अदर मैनी मोर जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरे सीड की संरचना जो है वो यहाँ से डिस्कस हो जाती है। एक हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैच्योर सीड की संरचना।
मैच्योर सीड की संरचना की अगर अपन बात करें तो जैसे अभी हमने बात करी वही सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर। जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सीड, और जर्नल स्ट्रक्चर में अगर हम सीड की बात करें तो ये एक कठोर रंगीन क्या बोलते हैं परसिस्टेंट एक तरीके से जर्मिनेटिव प्रोडक्ट होता है जो कि एंजियोस्पर्म द्वारा कोड किया जाता है, और यही वो चीज़ है जिसके अंदर पादप जो है वो सूक्ष्म अवस्था में सस्पेंडेड फॉर्म में विषम परिस्थितियों को झेलने का आदी होता है। और सीड ही सबसे बड़ी विशेषता है एंजियोस्पर्म्स की जिनमें डिस्पर्सल स्ट्रैटेजीज होती हैं, और डिस्पर्सल स्ट्रैटेजीज की वजह से ही एंजियोस्पर्म्स के सीड हर जगह पर पहुंचे हैं और अपने आप में उन्होंने प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया है। इसी वजह से एंजियोस्पर्म जो हैं वो विकास क्रम के अंदर सबसे ऊपर और किस पे आ जाते हैं, मैच्योर लेवल के ऊपर आ जाते हैं, चरम लेवल पे। ठीक है, तो मैच्योर जो सीड्स हैं उसकी स्ट्रक्चर में हम कहें तो सबसे पहला तो वही पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस किया, दैट इज सीड कोट। सीड कोट एक्चुअली में बन किससे रहा है? सीड कोट बन रहा है इंटेगुमेंट। सीड कोट बनता है या तो इंटेगुमेंट, ठीक है। कभी कभी सीड कोट जो है उसके अंदर भाग ले लेता है न्यूसिलस, और कभी कभी उसमें भाग ले लेता है एंडोस्पर्म की लेयर्स। क्लियर है? अब एंडोस्पर्म को हमने बात कर ली तो न्यूसिलस और एंडोस्पर्म एक्चुअली में क्या है? दीज आर एम्ब्रियो सैक। तो या तो एम्ब्रियो सैक की लेयर से या फिर इंटेगुमेंट अध्यावरण। अध्यावरण की जो परतें हैं उनसे इनका क्या होता है? विकास होता है। और अलग अलग प्रकार के सीड, अलग उनकी एक तरीके से जेनेटिक स्ट्रक्चर, उनका अडेप्टेशन, उनकी भौगोलिक दक्षता, उनका एक तरीके से जर्मिनेशन का कितना उनकी डॉर्मेंसी पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग सीड कोड जो है उसकी संरचना होती है। नॉर्मली सीड कोड में दो लेयर से अगर दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, अगर दोनों की दोनों विकसित हो रही हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हर सीड में ऐसा होता है। जनरली अगर हम दोनों की बात करें तो ये हो गई बाह्य और ये हो गई आंतरिक। बाह्य जो लेयर बनाती है दैट इज टेस्टा, और ये बनाती है टैगमा, टैगमैन, TAGMEN। टेस्ट एंड टैगमैन लेयर्स जो है ये बनाती है। ये जो बाह्य परत है ये सामान्यतः 3 परती होती है, और 3 परतों में इसमें सबसे ऊपर बाह्य एपिडर्मिस, बीच वाली जो है वो पिगमेंटेड लेयर, और अंदर वाली को हम बोल देते हैं इनर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, अगर बाह्य परत से सीड कोट बनी है तो उसकी 3 लेयर्स हैं। आउटर एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल्स वैसे तो कोशिकाएं जो है मृदुत की होती हैं, लेकिन यहाँ पे सुबेरिन एंड लिग्निन के डिपोजिशन से ये कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती हैं धीरे धीरे शुष्कता के साथ, जो इनको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ के लिए। क्लियर है सारी चीज? बीच वाली लेयर जो है उसमें अंदर लगभग 1 से 3 परतें होती हैं। ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स होता है, जिसकी वजह से सीड कोट का जो है वो कलर यहाँ पे डिसाइड होता है, और ये जेनेटिकली भी कोड होता है। इनर एपिडर्मल सेल्स की हम बात करें तो बाहर वाली की तुलना में थोड़ी सी लूज एंड कैसी होती हैं? घनाकार होती हैं। बाहर वाली कैसी होगी? टेंजेशनल वॉल पे चपटी हो जाती है, जबकि ये कैसी हैं? घनाकार। आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें लगभग 4 भागों में हम बांट देते हैं। सबसे पहले भाग की हम बात करें तो आउटर एपिडर्मिस, ये हो गया पिगमेंटेड, ठीक है। तो ये रंगीन भाग हो गया कलर्ड, और ये हो गया कलर लेस। तो कलर लेस का मतलब हो गया इसमें पिगमेंटेड
नहीं है। और बाकी अगर अपन बात करें तो आउटर एपिडर्मिस एंड पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर के बाद हमारे पास आ गया कौन सा, कलरलेस, और कलरलेस के बाद